हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और जैसे कि हमने बात कर रहे थे नदियों पर, तो आज हम नदियों का समापन करने जा रहे हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की, उन सभी नदियों पर लगभग हमने चर्चा कर ली है। यदि आपको लग रहा है कि कोई नदी छूट गई है तो आप उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लें। नहीं, ज़्यादातर जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जहाँ तक सवाल बने हैं, वो सब इसमें कवर कर दिया गया है। तो आइए अपनी क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो कृष्णा नदी तक हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में, और आज बात करेंगे पेन्नार। एक नदी है पेन्नार। ये पेन्नार नदी है, ये कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है, और ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। पेन्नार नदी दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बस पेन्नार के बारे में इतना ही। आगे ये महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। ये एक महत्वपूर्ण नदी है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मगिरी चोटी से निकली है ये। जब हम पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत में कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी चोटी है। तो कहाँ से निकली है ये? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वत में ब्रह्मगिरी चोटी से इसका उद्गम है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु के तट पर। कहाँ पर? तमिलनाडु के तट पर। तो कावेरी नदी भी दो राज्यों में बहती है, एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। ठीक है। तो कावेरी नदी किन दो राज्यों में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाह। इस नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि देखो, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसके कारण? महानदी बेसिन के कारण। महानदी बेसिन में पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है मानसून से, तो वहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ऐसे ही कावेरी नदी की जो बेसिन है वो भी तमिलनाडु में धान के खेती के लिए फेमस है। धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए इसको, जो कावेरी नदी है, इसकी नदी घाटी को हम दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। तो दक्षिण भारत का धान का कटोरा। इसका धार्मिक महत्व है, ध्यान रखना। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। एक सवाल है, जैसे पूछ लेगा आपसे कि बूढ़ी गंगा तो गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। लेकिन कभी यदि पूछ ले आपसे कि धार्मिक आधार पर पवित्र गंगा कौन सी है, तो कावेरी। ये सवाल एक बार पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में शायद, कि धार्मिक महत्वता को देखते हुए पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो कावेरी। बेसिकली धार्मिक महत्व इसका दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है, कावेरी नदी का। यदि कभी पूछ ले आपसे कि दक्षिण भारत में धार्मिक महत्व किस नदी का सर्वाधिक है, तो कावेरी। कावेरी का पानी एकदम शुद्ध है, बहुत अच्छा जल माना जाता है, और ये 12मासी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी है। 12मासी है। 12मासी से मतलब ये है कि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। नहीं तो दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे ये हिमालय की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों पर। बताएंगे आपको कि कैसे वो 12मासी होती हैं, कैसे वो मौसमी होती हैं, अभी बताएंगे इसके बाद ही। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से कर्नाटक पश्चिमी घाट से निकली है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसकी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह एकमात्र दक्षिण भारत की 12मासी नदी है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ आदि, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ये थोड़ा 4 नदियां हैं महत्वपूर्ण, इनको भी ध्यान रखना कि हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है कावेरी की। ठीक है। आगे पढ़ते हैं बैगई। एक नदी है बैगई नदी। तो बैगई नदी बरूसनाथ पहाड़ी से निकली है, ये तमिलनाडु में है। बरूसनाथ पहाड़ी। बरूसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बरूसनाथ पहाड़ी से ये निकली है, और ये पाक की खाड़ी में गिरती है। ये पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी देखो, जो ये वाला है भारत,
ये वाला, ये श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ है छोटे से हिस्से में पाक की खाड़ी। अब ध्यान रखना आप कि ये पूरा बंगाल की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी और ये है पाक की खाड़ी, छोटी सी है यहाँ पर पाक की खाड़ी। तो ये पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बैगई नदी पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है, यह रामेश्वरम के पास, वही रामेश्वरम है पम्बन द्वीप वाला, उससे थोड़ा दक्षिण में अपना मुहाना बनाती है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, लिख लेना आप, ऐड कर लेना इसमें, कि जो मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु का जो मीनाक्षी मंदिर है वो बैगई नदी के किनारे है। ठीक है, आप लिख लेना कि मीनाक्षी मंदिर बैगई नदी के किनारे है तमिलनाडु में। और मीनाक्षी मंदिर जो ग्रेनाइट चट्टान होती है उससे बना हुआ है, जो विश्व की सबसे कठोरतम चट्टान है। चाहे आप डैश करके एक छोटा सा हेडिंग बना लो, मीनाक्षी मंदिर डैश लिखो। मीनाक्षी मंदिर बैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में स्थित है। यह विश्व की सबसे कठोरतम चट्टान ग्रेनाइट से बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की नदी है लूनी। लूनी अरावली पर्वत से निकली है। बस ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। लूनी अरावली पर्वत से निकली है, राजस्थान अरावली, और कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये समुद्र तट तक नहीं पहुंचती, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। बताया था कच्छ का रण कौन सा है, ये वाला है, ऐसे ही बना हुआ है भारत। ये वाला है कच्छ, और ये है सौराष्ट्र गुजरात में। तो ऊपर वाला है कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ है, ये पूरा क्षेत्र कच्छ है। तो कच्छ में ये जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ क्योंकि एक दलदली भूमि है, कच्छ एक दलदली भूमि है, और ये दलदली भूमि में जाकर विलीन हो जाती है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको कि जो लूनी नदी है वो एक लवणीय नदी है, मतलब इसमें नमक की मात्रा मिलती है, इसके पानी में नमक की मात्रा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये सामर झील से गुजरती है। एक तरफ से सामर झील में प्रवेश करेगी, और सामर झील लवणीय झील है, और दूसरी तरफ से उसमें से लवण को मिलाते हुए निकल जाती है, इसलिए इसमें लवण शामिल हो जाते हैं। तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकली है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है गुजरात में, और सामर झील से गुजरती है, इसीलिए ये लवणीय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। माही विंध्याचल पर्वत से निकली है, खंपात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और बस ध्यान रखना है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मानो ये कि ये कर्क रेखा है, तो ऐसे ये 2 बार काट देती है, ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ऐसे ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। और इसका थोड़ा अब्बा भी ध्यान रखना, ये MP, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में ये बहती है। आगे की है नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक की चोटी से निकली है, पढ़ा है आपने, खंपात की खाड़ी में मिलती है, भड़ौच के पास, गुजरात का एक शहर है भड़ौच के पास ही अपना मुहाना बनाती है, और ये MP, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, और ये अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अरब सागर में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लेकिन गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब पूछ ले कि अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा। और नर्मदा के बारे में बाकी चर्चा हम कर ही चुके हैं कि भ्रंश घाटी से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना ये कि नर्मदा सबसे ज़्यादा जो बहती है वो MP में बहती है। नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? MP में, उसके बाद गुजरात में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे कम बहती है, महाराष्ट्र में सबसे कम बहती है। तो नर्मदा नदी सर्वाधिक कहाँ लंबी है? MP में। मतलब जैसे नर्मदा नदी जो है सबसे ज़्यादा जो बहती है वो MP में बहती है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे कम क्षेत्र में ये बहती है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एक है तापी, जो तापी नदी है, तापी नदी सतपुड़ा से निकली है, ये भी पढ़ चुके हैं, खंपाती खाड़ी में, और सूरत के पास ये मुहाना बनाती है।
ये ध्यान रखना है। ये बड़ौच और ये सूरत, सूरत गुजरात का एक शहर है जो सूती वस्त्रों का एक केंद्र है। सूती वस्त्रों के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है सूरत। जितनी भी ज़्यादातर जो कपड़े का जो व्यापार होता है ज़्यादातर गुजरात से होता है, अहमदाबाद और सूरत। अहमदाबाद को तो भारत का कोई वो कहते हैं, वो मैनचेस्टर है, हाँ मैनचेस्टर। और ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भी 3 राज्यों में बहती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तापी सतपुड़ा से निकली है, खंपात की खाड़ी में सूरत के पास गिरती है। सूरत वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। एक स्टार लगा हुआ है। और भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है तथा केरल की सबसे दूसरी लंबी नदी पेरियार है। अब पेरियार से थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ध्यान रखना, केरल में पेरियार नदी बहती है। केरल में पेरियार झील है। केरल में पेरियार गांव है। ध्यान रखना आप। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये पेरियार है, आप ध्यान रखेंगे कि ये केरल में है। केरल में एक पेरियार नदी भी है, पेरियार गांव भी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेरियार झील भी है। आइए मैं इनको एक बार रिकॉल किए देता हूँ। पेन्नार कर्नाटक से निकली है, आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। और कर्नाटक के कोलार से निकलकर ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकली है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है तमिलनाडु के तट पर, और ये कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी की जो नदी बेसिन है उसमें धान की खेती अत्यधिक होती है, इसीलिए कावेरी नदी बेसिन को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। और कभी आपसे पूछ ले कि धार्मिक महत्व की पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी को कहा जाता है। वैसे सामान्य क्वेश्चन आएगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ आदि हैं। फिर है बैगई बरूसनाथ पहाड़ी से निकली है तमिलनाडु की से, और पाक की खाड़ी में गिर जाती है। पाक की खाड़ी बताई दी है। यह रामेश्वरम के दक्षिण में अपना मुहाना बनाती है। और बैगई नदी के किनारे ही आपका जो मीनाक्षी मंदिर है वो बना हुआ है। फिर लूनी अरावली से निकली है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सामर झील से ये गुजरती है, इसीलिए ये लवड़ीय हो जाती है। सामर झील से पहले ये लवड़ीय नहीं है, सामर झील में मिलने के बाद जब निकलती है दूसरी तरफ से तब ये लवड़ीय हो जाती है। माही विंध्याचल से निकली है, खंपात की खाड़ी में गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। और एमपी, राजस्थान, गुजरात आदि में इसका प्रवाह है। नर्मदा अमरकंटक से निकली है, खंपाती खाड़ी में बड़ौच के पास मुहाना बनाती है। एमपी में सर्वाधिक लंबाई है, महाराष्ट्र में सबसे कम लंबी है, गुजरात में मध्य में आ जाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, अपनी भ्रंश घाटी से बहती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में अपनी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तापी सतपुड़ा पर्वत से निकली है, खंपाती खाड़ी में गिरती है, सूरत के पास अपना मुहाना बनाती है। और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों में बहती है। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी पेरियार है केरल की। ठीक है। और मांडवी ज्वारी पर हम चर्चा कर ही चुके थे पश्चिमी घाट पर्वत में कि गोवा की नदियां हैं। शरावती पर भी कर्नाटक की नदी है शरावती, जिस पर गरसोप्पा जलप्रपात है। जितनी भी आपसे नदियों के जुड़े हुए प्रश्न थे लगभग सब कवर करवा दिया है। यदि कोई प्रश्न रह गया हो या कोई ऐसी नदी हो जो रह गई हो तो आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लें। आप नोट्स बनाएं अच्छे से और थोड़ा जगह छोड़ते जाएंगे नोट्सों के लिए नीचे, जिससे कि यदि कोई नई बात मिले इनसे जुड़ी हुई तो आप उसको इसमें मेंशन कर दें, जिससे कि आपको कभी दोबारा नोट्स बनाने की आवश्यकता न पड़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नदियों के किनारे बसे शहर कौन से हैं, कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना बन रही है, कौन सी नदी पर कौन सा महत्वपूर्ण बांध है। इन सब बातों की अब हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर झील पर आ जाएंगे, फिर झील भी पढ़ेंगे। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी नदियों से वो आज हमने समापन कर ली हैं। एक बार मैं आपको एक बात समझाऊंगा हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, तो थोड़ा आप इसको नोट या तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
यदि कोई बात है ऐसी जो आपकी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक क्लासों को पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन रहे और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासें लेके आएँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर कृषि भारत की। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी समापन होगी उसके बाद भारत की कृषि पढ़ेंगे, और कृषि के बाद फिर पढ़ेंगे विश्व की ज्योग्राफी। फिर उसके बाद कोई नई विषय शुरू कर देंगे। साथ ही साथ हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास स्टैटिक जीके की भी आती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज थोड़ा ध्यान रखना है। एक है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदी और हिमालय की नदी, हिमालय की नदी। ये थोड़ा वेरिएशन है। मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत की जो नदियां हैं हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक तो प्रायद्वीप भारत की नदी और एक हिमालय की नदी। और प्रायद्वीप भारत की नदियों को 2 तरह से पढ़ते हैं हम, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो इनमें एक डिफरेंस है कुछ 2-4 जो आपको ध्यान रखने हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, यह अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था से मतलब है ये अपनी वृद्ध अवस्था में है, वृद्ध अवस्था मतलब ये नदियां बूढ़ी हो चुकी हैं। उत्तर भारत की नदियां अभी युवा हैं, ये युवा हैं। तो बाढ़ आती है बहुत तेजी से, इनका वेग तीव्र रहता है, इनका वेग तीव्र रहता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप, ये चट्टानों पर बहती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है और वो चट्टानी है, पूरा चट्टानी है। तो अब एक बात समझिए आप, जैसे कोई नदी बह रही है, अब नीचे चट्टान है तो ये नीचे जगह को नहीं काटेगी, लेकिन नीचे यदि मिट्टी है, मैदान है, मिट्टी है, तो ये नीचे से भी काट देगी। लेकिन मैदान सपाट हो तो नहीं काट पाएगी, क्योंकि वेग धीमा हो जाएगा और अब विसर्पों में बहने लगेगी। ये विसर्पों में बहने लगती है। ठीक है, अब ध्यान रखो कि ये युवा हैं और ये मौसमी नदियां हैं, ये मौसमी है और ये सदानीरा है। सदानीरा यानी वही बारहमासी। हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। क्या आपने कभी गंगा को सूखते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। क्या यमुना को सूखते हुए देखा है? नहीं देखा। पानी बेशक कम हो जाए लेकिन ये सूखती नहीं है। लेकिन ये प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये बेसिकली मौसमी नदियां हैं, मतलब जब बरसात होगी, जब बरसात होती है तभी इनमें पानी रहता है, मतलब ये 6 माह पानी रहता है। ये सामान्यतः 6 माह तक बहती हैं। इसका एक अपवाद है कावेरी, अभी चर्चा की है थोड़ी देर पहले। कावेरी नदी कैसी है? 12मासी है। इसके 12मासी का भी कारण है, क्योंकि ये जब मानसून प्रवेश करता है भारत में, जब मानसून प्रवेश करता है भारत में इधर से, तो ये यहाँ वर्षा प्राप्त होती है तो पानी इसमें आता है। और जब मानसून लौटता है तो कोरोमंडल तट पर यहाँ वर्षा होती है, इधर वाले मानसून से, बंगाल की खाड़ी से ये नमी उठा लेता है। मानसून में पढ़ेंगे आप, ये बस इतना ध्यान रखो कि ये जब मानसून आता है उससे भी वर्षा मिलती है, इसको पानी मिलता है, और जब मानसून लौटता है तो उससे भी पानी मिलता है कावेरी को, इसलिए ये 12मासी है। अभी इतना ध्यान रखो, इस पर चर्चा करेंगे हम तुम्हारा मानसून में, कि कोरोमंडल तट पर दिसंबर में, नवंबर में भी वर्षा होती है। ठीक है, और ध्यान रखो ये विसर्प में नहीं बहती, यह विसर्प में नहीं बहती, और ये विसर्प में बहती हैं, यह विसर्प में बहती हैं। ये वही ऐसे करके ये विसर्प है। ठीक है, और लिख लो, ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, जहाँ से बह रही हैं वहीं से बहती हैं, ये रास्ता नहीं बदलती।
रास्ता नहीं बदलती, लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ ये रास्ता बदल देती हैं, रास्ता बदल देती हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे ही बरसात का मौसम हुआ बहुत तेज़ी से बाढ़ आती है तो अपना रास्ता बदल देती है। वो पहले कहीं दूसरी जगह से बह रही थी, इस बार कहीं दूसरी जगह से बह रही है। तो इतनी बातें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं। सदा नीरा का कारण ये है कि इनको 6 महीने तो बरसात का पानी मिलता ही है, लेकिन ठंड के मौसम में हिमालय की चोटियों पर बर्फ़ पड़ती है और बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो इन नदियों में फिर वो ग्लेशियर पिघलते हैं और उन ग्लेशियरों से पिघलकर पानी आता है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा कोई ग्लेशियर है नहीं। ग्लेशियर कहाँ है? सब हिमालय में। तो ग्लेशियर से पिघल कर पानी हिमालय की नदियों में आता है, इसलिए ये सदानीरा हैं और ये मौसमी है। ठीक है, इतनी चर्चा जो आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ थीं उन पर हमने कर ली है। और आगे पढ़ेंगे हम कि किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर कौन सा परियोजना है। सभी महत्वपूर्ण देखो, मैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से पहले एग्जाम में आ चुकी हैं और आने की संभावना है, जो वर्तमान में नई बनी हैं, जो करेंटेड हैं, उन सबको मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग हमारा सहयोग है। धन्यवाद।